स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसमें? वेरिएबल्स पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे बेस्ड आपको ये अलजेब्रा की जो क्लास है हमारी, वो अलजेब्रा की क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और चैनल आपका मैथ किंग मेकर है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम? वेरिएबल्स पढ़ेंगे, पैरामीटर, उसका वेरिएबल्स का जो प्रैक्टिकल यूज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सप्रेशन, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक पैटर्न हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास मैच स्टिक है और मैच स्टिक से आपको टी बनाना है, मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम टी बना लेते हैं। तो टी के लिए कितने मैच स्टिक चाहिए? देखो, एक मैच स्टिक से आपने ऐसे रखा और दूसरी मैच स्टिक को आपने ऐसे बनाया, ठीक है। तो एक मैच स्टिक यहाँ पे रखी आपने और एक मैच स्टिक यहाँ पे रखी, तो ये कितनी मैच स्टिक हुई? 2 मैच स्टिक हो गई। सो 2 मैच स्टिक से आपने कितना टी बनाया? 1 टी बनाया। अब अगर 2 टी बनाने हो तो कितने मैच स्टिक चाहिए? तो 2 टी बनाने के लिए आपको चाहिए कितने मैच स्टिक? 4 मैच स्टिक चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या करा आपने? ये 2 + 2 कर दिया, है ना। और अगर आपको 3 बनाने हो तो क्या करेंगे? कितने मैच स्टिक चाहिए? फिर चाहिए 2 + 2 + 2, ठीक है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 और या 3 × 2, ठीक है। एक मैच स्टिक बनाने के लिए, एक टी बनाने के लिए आपको 2 मैच स्टिक चाहिए। सो 2 टी बनाने के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए। 3 टी बनाने के लिए कितने मैच स्टिक चाहिए? 2 टी बनाने के लिए 2 टाइम्स आपको 2 मैच स्टिक चाहिए, और 3 टी बनाने के लिए 3 टाइम्स आपको 2 मैच स्टिक चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने आपको टी बनाने होंगे उतने ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किसको मल्टीप्लाई करना होगा? 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल अलजेब्रा का एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं मैच स्टिक पैटर्न, ओके। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए। अगर मान लो n नंबर ऑफ मैच स्टिक, n नंबर ऑफ टी बनाने हो, आपको कितने बनाने हो? n नंबर ऑफ टी। तो टी बनाया, टी बनाया, टी बनाया, कहाँ तक चलेगा ये? n नंबर्स तक चलेगा, मान लेते हैं। n नंबर कुछ भी हो सकता है। n नंबर आपका 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो जितने नंबर ऑफ टी आपको बनाने होंगे, देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि एक टी बनाना है तो 2 × 1 × 2 कर दो, ठीक है। और 2 टी बनाने हैं तो 2 × 2 कर दो। 3 टी बनाने हैं तो 3 × 2 कर दो। तो जितने नंबर ऑफ टी बनाने हैं हमें, हम क्या कर रहे हैं? उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1 टी 1 मल्टीप्लाई, 2 टी 2 से मल्टीप्लाई, 3 टी 3 से मल्टीप्लाई। तो अभी हमें कितने नंबर ऑफ टी बनाने हैं? n नंबर ऑफ टी बनाने हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको n × 2 को लिख देते हैं 2n, ठीक है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, बट सिंपली समझ लो आप कि n कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखो ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है
और ये आपको कोई भी लेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है, इस नंबर को कहते हैं हम कोफिशिएंट। इस नंबर को क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट कहते हैं, या कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो n होता है, जो यहाँ पे अलजेब्रिक लेटर जो लिखा होता है, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है, वैल्यू इसकी चेंज होती रहती है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे आंसर कुछ और बन जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर कुछ और बन जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर कुछ और बन जाएगा। सो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 रखोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 × 4 8 हो जाएगा। n की वैल्यू 5 रखोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न बाय विच यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना हमें चाहिए किसी फिगर को बनाने के लिए, ठीक है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लेटर है आपके पास एफ, ठीक है। एफ के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए भाई? एफ के लिए एक तो ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, 2 और ये हो गई 3। तो कितनी मैच स्टिक हो गई आपकी? टोटल 3 मैच स्टिक हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो एक एफ बन जाएगा, ठीक है। अब 2 एफ बनाने हैं आपको, तो 2 एफ बनाने का क्या तरीका है कि आपको कितनी मैच स्टिक चाहिए? 3 इसमें लगेंगी और 3 इसमें लगेंगी। तो कितनी मैच स्टिक हो गई? 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। अगर मान लो आपको 10 एफ बनाने हैं, 10 एफ बनाने हैं, तो सिंपल सा आंसर है अप टू 10 एफ आपको बनाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने मैच स्टिक चाहिए आपको? 30 मैच स्टिक चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको जो है मैच स्टिक पैटर्न को सोल्व करेंगे, ओके। तो और अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें ओके, और दूसरी एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको जैसे 2n लिखा, एक 2n और n+2 दोनों में डिफरेंस है, दोनों जो है डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे n का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × n, और इसका मतलब है कि n जो है 2 के साथ ऐड हो रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है। अगर n की वैल्यू हम डिफरेंट रखते हैं तो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे डिफरेंट हो जाती है। n = 1 रखो तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2 × 1 दैट इज 2, और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे तो 1 + 2 = 3। तो देखो ये 2n और n+2 दोनों डिफरेंट होते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, अब इसका वेरिएबल का आखिर क्या यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में या मैथमेटिक्स में? क्या यूज़ है इसका वेरिएबल का? तो बहुत बड़ा यूज़ है इसका। जैसे आपने पढ़ा था स्क्वायर का, अभी पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई स्क्वायर लिया हमने, ये ABCD को स्क्वायर है और इसका जो साइड है मान लेते हैं A है। स्क्वायर की क्या खास बात होती है? ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री एंड ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल, दैट इज A। तो सारी की सारी साइड इसकी क्या होंगी? A हो जाएंगी, ओके। ये भी A हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो अभी लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसका पैरीमीटर। सो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका? पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सारी की सारी लेंथ जो बाउंड्री है, बाउंड्री को प्लस कर दो तो पैरामीटर हो जाएगा। सो बाउंड्री को प्लस करेंगे तो A + A + A + A। A को कितनी बार हमने प्लस किया है? देखो जैसे अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, ठीक है, 0 2 + 2, 0 2 + 2 + 2। तो इसको कितनी बार हमने प्लस किया है? 2 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2। 2 को कितनी बार प्लस किया है? 3 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A को कितनी बार प्लस किया है? 4 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × A। बहुत सिंपल है, ओके। तो ये इसका डे टू डे लाइफ में यूज़ है, मैथमेटिक्स में यूज़ है। अब एक रेक्टेंगल भी पढ़ा है हमने पिछले चैप्टर में, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है?
उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होती है। ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर ये लेंथ है इसकी, ये इसकी ब्रेथ है, तो यहाँ पे ये भी लेंथ होगी और ये भी ब्रेथ होगी। ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब इसका पैरीमीटर अगर हमें निकालना है तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे, है ना। अब ये L और L दो बार ऐड हो रहा है तो इसको लिखेंगे 2L, और यहाँ पे B दो बार ऐड हो रहा है तो इसको लिखेंगे 2B। तो ये इसका बेसिक यूज़ है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या अलजेब्रा का बेसिक यूज़ इसका जो है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने में और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने में, ठीक। ओके, अभी हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल। अब एक्सप्रेशन को वेरिएबल के साथ लिखना है हमें। जैसे मान लेते हैं y+5 ये वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। दो चीज़ों से बनके एक्सप्रेशन बनता है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? आपका नंबर है, और वेरिएबल है आपका लेटर, ठीक है। वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है और कांस्टेंट आपका नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि y+5, यहाँ पे बीच में कोई भी सिंबल लगा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो y यहाँ पे क्या है? y है यहाँ पे वेरिएबल और 5 है यहाँ पे कांस्टेंट। ओके, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब इसको पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका पूरे का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओनली इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, ओनली इसमें वेरिएबल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि y+5 लिखा हो, अकेला y लिखा है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि y में जो है 5 एडेड है, तो इसका मतलब है कि 5 इज एडेड विद y, ठीक है। इसको हमें ऐसे लिखना है। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसका मीनिंग ये है, अगर मैं लिखूं 5y तो इसका मतलब क्या है कि 5 इज मल्टीप्लाइड बाय y, या y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अगर लिखा है y-5 तो इसको कैसे लिखोगे? 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y। 5 जो है y से सब्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। अगर ये लिखोगे 5 - y तो इसका मतलब क्या है कि y इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5, ठीक है। समझ गए बात? तो ये इसका जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं और उसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल ऐसा होता है। ओके, मान लेते हैं 3x + 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड एडेड विद 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड एडेड बाय 2, ठीक है। So x multiplied by 3 then added to the product, then x is multiplied by 3 and added by 2 with the product, ठीक है। x और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब हम एक वर्ड्स में मैं लिखता हूँ और उसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं ये लिखा है n मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ओके, अगर इस तरह से लिखा है कि n मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, n को पहले 2 में मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 2n, एंड 1 को फिर सब्सट्रैक्ट करना है उस प्रोडक्ट में से, तो 1 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना? 2n -
1 बन गया। अब इसको प्रैक्टिकल मतलब क्या है इसका, जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। देखो अगर हम ऐसा लिखें कि सरिता हैज़ 10 रुपीज़ मोर देन अमीना, अमीना से सरिता के पास 10 रुपीज़ मोर हैं, तो अगर हम अमीना के पास मान लेते हैं x रुपीज़ हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे, x से 10 ज़्यादा, तो सरिता के पास हो जाएंगे कितने, x प्लस 10। भाई x तो अमीना के पास है और सरिता के पास कितने हैं, उससे 10 ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 10। तो सरिता के पास कितने हुए, x प्लस 10 हुए। ठीक है, ओके। अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो जैसे लिखा है, मान लेते हैं राजू's father age is 2 years more than, Raju's father's age is 2 years more than 3 times Raju's age। ठीक है, राजू के जो फादर की एज है वो 2 years more than 3 times राजू's एज। तो मान लेते हैं कि राजू की एज कितनी है, x है, तो राजू की एज अगर x है तो उसका 3 टाइम्स कर देते हैं, x का कितना 3 टाइम्स कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और उसमें 2 years मोर 2 उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये एज किसकी बन जाएगी, ये एज बन जाएगी राजू's फादर, राजू के फादर की एज बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे एक तो इक्वल टू का सिंबल होगा और लेफ्ट साइड में कुछ लिखा होगा और राइट साइड में कुछ लिखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। जब दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम इस सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 3 इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड, तो उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, दूसरी तरफ कांस्टेंट लिखा है। तो इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक इधर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अकेले 5 को भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो एक यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेफ्ट साइड में, और एक जो है इक्वल टू लगा के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। इक्वेशन का मतलब ये होता है, लेफ्ट साइड में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, राइट साइड में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बीच में इक्वल टू का सिंबल लगा होगा। ओके, तो दैट इज नोन एज द इक्वेशन, इसको कहते हैं हम इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व करना सीखेंगे यहाँ पे कि इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं आपके, जो सॉल्यूशन नंबर सिस्टम में जो आपके कंसेप्ट हैं वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होते हैं। जब हमने सॉल्यूशन करा था, देखो मान लेते हैं कि कोई मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ, सारे उसमें कवर कर दूंगा। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है आपके पास। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि कभी भी अगर आप किसी भी चीज़ को लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, मतलब इक्वल टू के इधर लेफ्ट में कोई चीज़ है उसको आप उठा के राइट साइड में लेके जा रहे हो, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू के उधर कभी भी अगर आप शिफ्टिंग करोगे तो उस शिफ्टिंग में ये इफेक्ट पड़ेगा।
प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करने का तरीका क्या है? तरीका पहला, स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 में हमें क्या करना है? देखो अब अभी इधर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो विद वेरिएबल, इधर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो विदाउट वेरिएबल। तो हमें क्या करना है? हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है और वेरिएबल को इक्वल टू में करना है आपके कांस्टेंट्स के, ठीक है। कांस्टेंट सब एक तरफ ले जाओ और वेरिएबल सब एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -5 है, तो इस -5 को उधर लेके चले जाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, ये -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। तो 4 + 5, 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। तो अभी क्या आ गया? 3x = 9 आ गया। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है खाली। तो ये 3 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x = 9 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ गया आपका 3। समझ में आई बात? ओके, अभी 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे तो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं 3x - 5 = x + 7, ठीक है। 3x - 5 = x + 7। तो हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आना है और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके आना है। तो वेरिएबल कौन कौन सा? एक तो 3x है और x है। तो अब ये x इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और -5 उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3x - x = 7 + 5। 3x - x, देखो 3x थे उसमें से एक x को घटा देंगे, तो 3x में से 1x जब माइनस हो जाएगा तो कितने x बचेंगे? 2x। और जब भी हम इक्वेशंस को आगे लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह का एक सिंबल लगाते हैं, ठीक है, 2 एरो लगा के इस तरह का एक सिंबल लगाते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, इसको कहते हैं हम इम्प्लाइज दैट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो कभी भी जब इक्वेशन का ये इक्वल टू का सिंबल बीच में आता है तो यहाँ पे हम इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा देते हैं। 3x - x 2x हो गया, 7 + 5 हो गया 12। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x = 12/2 दैट इज 6। तो इस तरह से आंसर हमें निकालना है, इस तरह से हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। बहुत हम सबसे पहले करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। क्लास 6 में आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हो। जैसे वहाँ पे कोई स्टेट में कोई अगर इस तरह लिखा हुआ है x + 3 लिखा है, x + 3x + 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या लेटर्स हैं और तो अब इनके अलग अलग नाम है, क्या कहते हैं? देखो जहाँ जितने भी यहाँ पे प्लस या माइनस से जो सेपरेटेड होता है उसको कहते हैं हम टर्म्स। तो ये x और 3 इनको क्या कहेंगे? हम टर्म्स कहेंगे। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। सिमिलरली यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो जो लेटर होता है उसको कहते हैं वेरिएबल, x को कहते हैं यहाँ पे वेरिएबल, और ये जो 3 है या 5 है इसको कहते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। जो नंबर होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं और जो लेटर होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। और जो लेटर के पहले लिखा होता है, लेटर के पहले क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 को कहेंगे हम कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। जिस लेटर के पहले लिखा है उसको उसका कोफिशिएंट कहते हैं। सो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपने पढ़ी। ओके, उसके बाद है कि फैक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो 3x लिखा हुआ है, 3x में 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे 3 है और एक है x। तो ये जो होंगे दोनों सेपरेट, इनको कहेंगे इनके फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसको? फैक्टर्स कहते हैं। जैसे हम नॉर्मली नंबर में भी देखते हैं 15 के फैक्टर कैसे लिखते हैं? 3 और 5। तो 3 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। इसी तरह से यहाँ पे 3x में 3 और x जो है फैक्टर हैं। अगर ये टर्म ऐसे लिखी होती 3x² y + 15, तो इसको 3x² y को कैसे लिख देते हैं हम? देखो एक तो 3 होता, x की स्क्वायर है, 2 बार है, तो एक x है, दूसरा भी x है एक, और एक हो जाएगा यहाँ पे y।
तो ये 3x x y ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई का। इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 और 5। ठीक है, समझ आई बात। फैक्टर क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 2। 1 और 2 एग्जाम्पल में क्या दिया है वो थोड़ा देख लेते हैं। समझ आया ना ये। कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं। कोई सजेशन है वो भी अपना दे सकते हैं आप। सो ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास एक्स वाई प्लस 4, एक है 13 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, हमें ऐसी टर्म बतानी है कि जो कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसमें नंबर कितना लिखा हुआ है 1, जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे 1 है। तो इसका जो कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट कितना आ गया, इसका 1 आ गया, है ना। इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब -1, ये माइनस भी इसके साथ काउंट होगा। तो इसका जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आ जाएगा -1। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, एक टर्म और लिख लेते हैं, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 5। देखो 5 तो यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे p स्क्वायर क्यू, p स्क्वायर भी वेरिएबल, p भी वेरिएबल है और q भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये जो p स्क्वायर क्यू है इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, p स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है अकेले, ये किसका कोफिशिएंट है, p स्क्वायर q का कोफिशिएंट है। ये ना p का कोफिशिएंट है ये 4, ना ये q का कोफिशिएंट है, p स्क्वायर q का कोफिशिएंट है 4। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 3 है, 3 किसका कोफिशिएंट है, p q स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जो भी वेरिएबल लिखा है उसका कंबाइंड कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में क्या करता है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये कोफिशिएंट -3 होगा, अगर माइनस उसके साथ दिया है तो इसका मतलब है कि वो माइनस भी इंक्लूड रहेगा उसके कोफिशिएंट में। अब एक और क्वेश्चन देख लो, कुछ एक्सप्रेशन दिए इसने, 4x माइनस 3y, एक ये हो गया, एक हो गया 8 माइनस एक्स प्लस वाई, और एक हो गया y स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और एक लिखा है 2z माइनस 5x z। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये देख लो कि x के साथ क्या क्या लिखा है, x के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। x के साथ यहाँ कितना है, -1 लिखा हुआ है तो -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। x के साथ क्या है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। x के साथ यहाँ पे कितना है, -5 भी है और z भी है, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट हो जाएगा वो -5z हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके अलावा जो भी कुछ उसके साथ लिखा हुआ है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से हमें करना है ये। अब पढ़ते हैं हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे a और a दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, बट a और b कैसे हैं, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ये अलग लेटर है और ये अलग लेटर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और x सेम वेरिएबल हैं दोनों, बट ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और ये ओनली x है। तो ये कैसी टर्म होगी, ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, और एक है एक्स स्क्वायर और एक है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये भी अनलाइक टर्म होंगी।
ठीक है। तो लाइक टर्म होने के लिए सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए। जैसे ये लिखूं मैं एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखो x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है। तो दीज आर अनलाइक वेरिएबल, अनलाइक टर्म्स, इनको क्या कहेंगे हम? अनलाइक टर्म्स कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो दोनों में सेम वेरिएबल है और सेम पावर है। तो ऐसे टर्म्स को क्या कहते हैं हम? ऐसे टर्म्स को कहते हैं हम लाइक टर्म्स। ठीक है। तो लाइक टर्म्स होने के लिए वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये सब पढ़ चुके हो आप क्लास 6 के अंदर। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती हैं, और उससे ज़्यादा किसी में होती है तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके लिए मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्टेट विद रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। तो कंपैरिजन है, यहाँ पे 7x दिया है, 12y दिया है। मुझे बताओ क्या ये लाइक टर्म्स हैं? यहाँ पे सिंपल x दिया है, यहाँ पे y दिया है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। ठीक है, अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों अनलाइक टर्म्स हैं? वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट। ओके, ये हो गया पहला। दूसरे में क्या है? दूसरे में दिया है 15x एंड -21x, सेम वेरिएबल है, तो ये हो जाएंगी लाइक टर्म्स। ये कैसी हो जाएंगी? लाइक टर्म्स हो जाएंगी क्योंकि x इसमें x इसमें है। दूसरा है -4ab और 7ba, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो ये भी लाइक हो जाएंगी। फोर्थ में पूछा है 3xy और 3x। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, बट यहाँ पे y नहीं है, तो ये कैसी हो जाएंगी? अनलाइक टर्म हो जाएंगी। और फिफ्थ में क्या कह रहा है? 6xy स्क्वायर और 9x स्क्वायर y। देखो ये x y स्क्वायर, x की यहाँ एक पावर है या 2 पावर है, यहाँ y की 2 पावर है, यहाँ y की 1 पावर है, तो ये कैसे हो जाएंगे? अनलाइक टर्म हो जाएंगी। समझ आई बात? तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो भी देख लेना। लाइक और अनलाइक टर्म इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स का यूज़ क्या है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में, क्योंकि लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 3x + 11 और एक दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 7x - 5। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लाइक टर्म्स का पेयर बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लो। 3x लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया हमने 11, यहाँ पे प्लस लिख लिया 3x + 11। तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे लिखो, अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म के नीचे लिखो। सॉरी, अनलाइक टर्म तो सेपरेट लिखेंगे। लाइक टर्म इसकी देखो, 3x की लाइक टर्म क्या है? 7x है, तो 7x को हमने नीचे लिख लिया। -5, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इजीली हम लिख सकते हैं। हम दोनों को ऐड करना है सिंपली। 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। और यहाँ पे 11 - 5, ये माइनस है, 11 - 5 हो जाएगा आपका 6। तो दोनों को ऐड करने के बाद में ये आंसर आता है। 3x + 11 और 7x - 5 को ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है। अगर अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है? सिंपल कंसेप्ट है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर दो सबके। इसका साइन कैसा है? प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। इसका साइन माइनस है, देखो यहाँ पहले एक माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है। तो 3 - 7 इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी इंटीजर की क्लास में। तो 3 - 7 हो जाएगा -4x, 11 + 5 हो जाएगा आपका 16। देखो ये प्लस, ये वाला साइन काउंट करना है नीचे वाला। ठीक है,
ऊपर वाले साइन से मतलब नहीं है, नीचे वाला साइन काउंट करना है। सब्सट्रैक्शन के केस में साइन चेंज हो जाते हैं, एडिशन रहेगा तो साइन एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है मेनली कि कैसे हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम इसको अरेंज कर एडिशन करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं, अब मन में ये आता है कि क्या बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ट्राइनोमियल के साथ ऐड नहीं कर सकते क्या? चलो देख लेते हैं। एक बाइनोमियल ले लेते हैं और एक ट्राइनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं कि 3x प्लस 11, 3x प्लस जेड प्लस 11, एक टर्म ये हो गई, एक एक्सप्रेशन ये हो गया आपके पास, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। अब इनको दोनों को हमें ऐड करना है, तो पहले लाइक टर्म, पहले इसको एक्सप्रेशन को लिख लो, 3x प्लस जेड प्लस 11, पहले वाला एक्सप्रेशन लिख लिया। दूसरे वाला एक्सप्रेशन लिखो, उसमें लाइक के नीचे लाइक लिखो, तो 3 के नीचे लिख लिया हमने 7x, ठीक है। जेड के नीचे कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0 लिख दो। 11 के नीचे हम लिखेंगे -5, ओके। इस तरह से करना है इसको। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 7 हो जाएगा 10x, जेड प्लस 0 जेड हो जाएगा, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सब एक साथ ऐड भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। इसी पे बेस्ड है कि कैसे हम उसको ऐड कर रहे हैं, कैसे उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, उसमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, उनको ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। 12m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10। तो हम क्या करते हैं, पहले लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लो। ये 12m स्क्वायर 4m स्क्वायर, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है। अब m इनको लिख लो, माइनस 9m प्लस 5m माइनस 7m, कॉन्स्टेंट टर्म बच गई 10, इसको लिख लिया सेपरेट। 12 माइनस 4 कितना होता है, 8m स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 5 कितना होता है, -4 माइनस 4m माइनस 7m प्लस 10, तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर, -4 और -7 हो जाएगा -11m प्लस 10। किसी को अगर इसमें डाउट हो रहा है कि -4 -7 कैसे -11 हुआ, तो मेरे क्लास 7th का इंटीजर का चैप्टर है, इंटीजर के चैप्टर को जाके आप देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक एक्सप्रेशन दिया है और दूसरा एक्सप्रेशन दिया है, दोनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें वो भी ध्यान रखना है कि किससे किसको सब्सट्रैक्ट करना है, वो भी बड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो ये क्वेश्चन ये देख लो, सब्सट्रैक्ट 24ab माइनस 10b माइनस 18a फ्रॉम 30ab प्लस 12b प्लस 14a। इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो पहले जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है उसको लिखेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है तो इसको लिख लो। इसको सब्सट्रैक्ट करना है 24ab, देखो लाइक के नीचे लाइक टर्म लिखनी है हमें, 24ab, ab के नीचे ab लिखा, 10b को पहले लिखेंगे माइनस 10b और माइनस 18a, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख लिया। अब सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करने का तरीका यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 6ab, 2b प्लस 10b ये हो जाएगा 12b, 14a प्लस 18a ये हो जाएगा 32a। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से करना है। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल में क्या है देख लेते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 6, फ्रॉम द सम ऑफ, देखो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिए हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3yz और एक है -y स्क्वायर माइनस yz माइनस z स्क्वायर।
इन दोनों का सम करना है और उस सम में से एक दूसरा एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन और दिए हैं। कौन कौन से? एक तो yz प्लस 2z² और एक दिया है 3, ओके सॉरी, इसमें इन तीनों का तीन का सम करना है। फ्रॉम द सम ऑफ 2y² प्लस 3yz माइनस y² माइनस yz माइनस z² एंड एक और दिया है उसने yz प्लस 2z²। ठीक है, इसका सम करना है और इसको सब्सट्रैक्ट करना है किस में से? 3y² माइनस z² एंड माइनस y² प्लस yz प्लस z²। ठीक है, पहले इन दोनों का सम कर लो आपस में। सम कैसे करेंगे कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, तो 2y² लिख लिया इसका, 2y² प्लस 3yz। ठीक है, पहले ये एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब देखो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका, पहले लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म माइनस y² यहाँ पे लिख लेंगे, yz इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, और z² अकेला लिख देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन को लिखो, yz लिखो सबसे पहले, तो yz लिख दिया, yz है प्लस का, 2z² लिखो, यहाँ लिख दो 2z²। ठीक है, उसको ऐड कर लो, 2y² माइनस y² हो जाएगा y², 3yz माइनस ये yz से yz कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3yz बचेगा, 2z² माइनस z² बचेगा z²। तो ये आ गया, तीनों को सम करने के बाद ये आ गया। अब इन दोनों को सम करेंगे तो पहले लिखेंगे 3y² माइनस z², अब उसको लिख लो माइनस y² प्लस z² इसके नीचे लिख लिया, yz यहाँ लिख लिया, इसको 0 लिख दिया। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y², यहाँ प्लस लिखो, z² 0 हो जाएगा और ये बचेगा yz। तो अभी हमें करना क्या है? फ्रॉम द सम ऑफ, इसका जो सम होगा उस सम में से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ, ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको लिख लो नीचे, तो इसका y² का जो आ जाएगा लाइक टर्म 2y² हो जाएगा और yz का ये हो जाएगा, इसके नीचे लिख दिया मैंने। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने पे, तो y² माइनस 2y² हो जाएगा माइनस y², 3yz माइनस yz हो जाएगा 2yz और यहाँ z² के नीचे तो 0 है, तो ये हो जाएगा z²। तो आंसर आ गया आपका ये। इसके सम में से मैंने इसके सम को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम कि कोई हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे उस जो वेरिएबल है, वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होती है। जैसे मान के चलो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x² प्लस 5x प्लस 2, ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू आपको अगर 2 रखने पे उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या कैसे वैल्यू निकालते हैं वो बताना है। तो x की वैल्यू 2 रख दो इसमें, तो 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो 2² कितना होता है 4, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 प्लस 2, ऐड कर दो 4 प्लस 10 14, 14 और 2 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा आंसर। सिंपल है। तो इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, बस बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ, कोई नहीं, यही एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया आपको, बहुत आसान है। इससे एग्जाम्पल नंबर 9 में ले लेता हूँ। कह रहा है कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो मुझे फाइंड करना है 7a माइनस 4b। तो सिंपली a की वैल्यू 3 रख दो, तो 7 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, 7 इंटू 3 21 माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया, तो ये आ गया 13। तो कितना आंसर आ गया 13 आंसर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने पढ़ा है अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ लिया। इस चैप्टर को आखिर हमने क्यों पढ़ा, क्या यूज़ है इस चैप्टर का, वो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो पहला यूज़ जो है इसका पैरामीटर फॉर्मूला में है। पैरामीटर फॉर्मूला में कैसे है भाई, आपने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर ये कोई रेक्टेंगल है
तो रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना। तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहीं पे L प्लस L कितने हो गए 2L, B प्लस B हो गए 2B, 2 कॉमन आ जाएगा, L प्लस B आ जाएगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमें नहीं आता तो ये L प्लस L कैसे ऐड होता, B प्लस B कैसे ऐड होता। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ यहाँ पे होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड जो है इक्वल होती हैं, ये L ये L ये L। तो इसके पेरीमीटर क्या होगा, L प्लस L, कितने L हो जाएंगे, 3L हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने यूज़ किया है। ठीक है, पेंटागन है, उसका पेरीमीटर निकालना है तो 5 साइड होती है उसमें, तो L प्लस 5 टाइम्स साइड हो जाएगा, तो 5L उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट अपॉन 2। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2, तो वहाँ पे बेस और हाइट क्या है, वो आपके वेरिएबल है। तो वेरिएबल अगर है तो उसका मतलब क्या है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।